हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी बीएड थर्ड ईयर की क्लास में हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे। पेपर फर्स्ट था हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। इसमें टॉपिक चल रहा था हमारा गेमेटोजेनेसिस। इसमें हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे आज इसमें oogenesis, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ एग्स, oogenesis। तो इसमें सबसे पहले oogenesis किसको कहते हैं? मादा प्राणियों में युग्मक निर्माण की क्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप मादा युग्मक अंडाणु या ओवम का निर्माण करता है। सबसे पहले देखते हैं हम oogenesis। oogenesis किसको कहते हैं? मादा प्राणियों में अंड या ओवम निर्माण की क्रिया को oogenesis या अंडजनन कहते हैं। मादा प्राणियों में प्रमुख जननांग अंडाशय या ओवरीज होते हैं, जिनमें जननिक उपकला जर्मिनल एपिथेलियम का स्तर पाया जाता है। मादा युग्मक अंडाणु शुक्राणु की तुलना में आकार में बहुत बड़ा एवं अगतिशील होता है। शुक्राणु की तुलना में जो अंडाणु होता है उसका आकार बड़ा होता है और ये अगतिशील भी होता है। अंडाणु में पीतक, कोशिका द्रव्य, प्रोटीन, ग्लाइकोजन एवं केंद्रकीय अम्लों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। जो ओवम होते हैं या अंडाणु होते हैं उनके अंदर भ्रूण के पोषण के लिए पीतक भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य, प्रोटीन, ग्लाइकोजन एवं केंद्रकीय अम्ल की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। कोशिका द्रव्य, इसके अंदर पाया जाता है फिर प्रोटीन, ग्लाइकोजन, केंद्र में पाए जाने वाले केंद्रकीय अम्ल, बहुत अधिक पाई जाती है।
अंडाणु होता है वो शुक्राणु की तुलना में आकार में बड़ा होता है। आकार में बड़ा और अगतिशील। शुक्राणु तो गतिशील होता है जबकि जो ओवम है वो अगतिशील होता है। ये जो ओवम है वो 3 महत्वपूर्ण कार्यों का संपादन करते हैं। फर्स्ट इसमें ये द्विगुणित युग्मनज जिसको जाइगोट कहते हैं उसके लिए अगुणित हैप्लॉइड गुणसूत्रों का एक समुच्चय उपलब्ध करवाते हैं। सेकंड है ये युग्मनज के संपूर्ण कोशिका द्रव्य की व्यवस्था करते हैं क्योंकि शुक्राणु में तो कोशिका द्रव्य नाम मात्र का ही होते हैं। तो जाइगोट के अंदर जो कोशिका द्रव्य की व्यवस्था अरेंजमेंट कौन करता है? ओवम करता है। और हैप्लॉइड गुणसूत्रों का एक समुच्चय भी कौन उपलब्ध करवाते हैं? ये ओवम। ये विकसित होने वाले भ्रूण के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराते हैं क्योंकि इसके अंदर पीतक या योग पाया जाता है जो क्या करता है, जो विकसित जो भ्रूण होता है, जो डेवलप होता है उसके अंदर उसको ये पोषण या आवश्यक भोजन उपलब्ध करवाता है। आधारभूत रूप से अंड जनन की क्रिया शुक्राणु जनन की तरह ही होती है किंतु शुक्राणु जनन की तुलना में कुछ जटिल होती है। ओजेनेसिस की क्रिया की शुरुआत भी प्रीमोर्डियल जनन कोशिकाओं से ही होती है। इस क्रिया को भी 3 अवस्थाओं में विभेदित किया जा सकता है। 3 अवस्थाएं होती है इसकी भी। फर्स्ट इसमें गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड है वृद्धि प्रावस्था ग्रोथ फेज। थर्ड है इसमें परिपक्वन प्रावस्था मैच्योरेशन फेज। तो इसकी 3 प्रावस्थाएं हैं। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। वृद्धि प्रावस्था कहलाती है ग्रोथ फेज। थर्ड है परिपक्वन प्रावस्था, ये कहलाती है मैच्योरेशन फेज। फर्स्ट इसमें गुणन प्रावस्था मल्टीप्लिकेशन फेज। इस प्रावस्था में जननिक उपकला में उपस्थित कोशिकाएं बड़ी होकर प्रीमोर्डिया जनन कोशिकाएं बनाती है जो समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर जननिक उपकला से पृथक हो जाती है एवं उगोनिया या अंडमात्र कोशिका कहलाती है। उगोनिया में फिर कई
प्रिमोर्डियल जिनमें कोशिकाएं होती है वो जननिक उपकला से पृथक होकर गोनियम बनाती है। यह अंड जनन मात्र कोशिका बनाती है। फिर उसमें कई बार समसूत्री विभाजन होते रहते हैं जिससे फिर द्विगुणित कोशिका बनती है। इसमें हम फर्स्ट फेज पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन प्रावस्था। इसमें गोनियम होता है। इसमें समसूत्री विभाजन होता रहता है। इस तरह से बनती है प्राथमिक अंड कोशिकाएं। इनको क्या कहते हैं? प्राथमिक अंड कोशिकाएं। ये कैसी होती है? 2n होती है। इसमें से कुछ पोषक कोशिकाएं भी बनती हैं जो इनको अंडाणुओं को पोषण प्रदान करती है। कौन सा विभाजन होता है इनमें? समसूत्री विभाजन। फिर आती है इसमें ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। सेकेंड फेज आएगी अब इसमें, ग्रोथ फेज, वृद्धि प्रावस्था। प्राथमिक अंड कोशिकाएं वृद्धि अवस्था में प्रवेश करती है। अंडाणु जनन की क्रिया में वृद्धि प्रावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में विकसित होने वाले भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों का संश्लेषण एवं संचय किया जाता है। ये जो वृद्धि प्रावस्था होती है इसके अंदर विकसित होने वाला जो भ्रूण होता है उसके अंदर क्या किया जाता है? पोषक पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है और उनका संचय किया जाता है। इस अवस्था में उत्साहिक स्वयं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया द्वारा आवश्यक प्रोटीनों का संश्लेषण कर संचित करता है। सभी कशेरुकी जंतुओं में सहायक कोशिका
वृद्धि हो जाती है। अब हम देखेंगे वृद्धि प्रावस्था को दो उप अवस्थाओं में विभेदित किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें पीतक पूर्व वृद्धि काल और पीतक वृद्धि काल। इसकी दो उप प्रावस्थाएं हैं। फर्स्ट इसमें पीतक पूर्व वृद्धि काल। सेकेंड है इसमें पीतक वृद्धि काल। पीतक पूर्व वृद्धि काल या प्री विटेलोजेनेसिस ग्रोथ पीरियड, इसमें क्या होता है, इस अवधि में प्राइमरी oocyte के कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की मात्रा एवं न्यूक्लियस या केंद्रक के आकार में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है, जबकि इस अवधि में पीतक का संश्लेषण एवं संचय नहीं होता है। ओनली कोशिका द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी और केंद्रक का आकार बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस अवधि के अंदर योग का संश्लेषण भी होता है और उसका संचय भी नहीं होता है। तो ये है पीतक पूर्व वृद्धि काल। इस अवधि में केंद्रक विभाजन की पूर्वावस्था में प्रवेश कर जाता है। केंद्रक होता है ना, वो विभाजन की प्रोफेज अवस्था के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह प्रथम विभाजन अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। अभी वृद्धि प्रावस्था है पीतक पूर्व वृद्धि काल। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इसमें केंद्रकीय पदार्थ में वृद्धि, इंक्रीज इन न्यूक्लियर मटेरियल। सेकेंड है कोशिका द्रव्य में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। तो पीतक पूर्व वृद्धि काल के अंदर भी दो अवस्थाएं हैं, केंद्रकीय पदार्थ में वृद्धि और कोशिका द्रव्य में वृद्धि।
न्यूक्लियस के अंदर गुणसूत्र आकार में वृद्धि करके जब लैंप वृक्ष की आकृति ग्रहण कर लेते हैं तो उस समय वो लूप होते हुए ऊपर डीएनए होता है, तो डीएनए किसका संश्लेषण करता है? संदेशवाहक आरएनए का, मैसेंजर आरएनए का। जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह से लूप का निर्माण कर लेते हैं, ये कहलाते हैं लैंप वृक्ष गुणसूत्र। लैंप का वृक्ष होता है उसकी तरह की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इनको लैंप वृक्ष गुणसूत्र कहते हैं। इसके ऊपर डीएनए पाया जाता है, इन गुणसूत्रों के यहाँ पे ऊपर। तो ये डीएनए क्या करता है? एमआरएनए का संश्लेषण करता है। इस तरह से इसके ऊपर डीएनए पाया जाता है। तो ये जो आकृति है वो क्या कहलाती है? लैंप वृक्ष गुणसूत्र। इस तरह की आकृति ग्रहण कर लेता है पीतक पूर्व वृद्धिकाल की केंद्रीय पदार्थ में वृद्धि की अवस्था के अंदर। प्रोटीन में लिपटे इन एमआरएनए के अणुओं को इन्फोर्मोसोम्स कहते हैं। इनका इस्तेमाल विदलन के समय किया जाता है क्योंकि उस समय निरंतर विभाजित होते रहने के कारण केंद्रक में उपस्थित डीएनए अपने स्वयं के द्विगुणन में व्यस्त होता है एवं एमआरएनए का संश्लेषण नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस काल में टीआरएनए एवं आरआरएनए का भी संश्लेषण किया जाता है। तो इस अवस्था के अंदर एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए का संश्लेषण किया जाता है। आरआरएनए की अधिक मात्रा राइबोसोम संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है, जो विदलन के समय प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब है इसमें कोशिका द्रव्य में वृद्धि, ग्रोथ ऑफ साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। पीतक पूर्व वृद्धि काल में कोशिका द्रव्य में गुणात्मक एवं मात्रात्मक वृद्धि होती है।
अवशेषित खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित करने वाली आकार की शब्दावली है। तो पीतक वृद्धि काल के अंदर खाद्य पदार्थों का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है। खाद्य पदार्थों का संग्रहण व संचयन किया जाता है। तो इस तरह से वृद्धि प्रावस्था कंप्लीट होती है। फिर आती है थर्ड प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था, मैच्योरेशन फेज। परिपक्वन प्रावस्था अब एक प्राथमिक अंड कोशिका में या प्राइमरी ओसाइट में वृद्धि अवस्था पूरी होती है। तब तक अर्धसूत्री विभाजन शुरू हो चुका होता है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं तथा गुणसूत्र डायकाइनेसिस की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। आगे के विभाजन के लिए किसी न किसी उद्दीपन की आवश्यकता होती है। यह उद्दीपन चाहे अंडाणु का शुक्राणु के स्पर्श से हो या बाह्य कारक से हो या हार्मोन से हो। जो मेमल्स होते हैं उनमें उद्दीपन का कार्य पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन करते हैं। प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप 4 समान आकार की पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, परंतु अंडाणु कोशिका में खाद्य पदार्थों के संचय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। परिपक्वन प्रावस्था में प्रवेश करने के बाद प्राथमिक अंड कोशिका के केंद्रक की झिल्ली टूट जाती है। वह गुणसूत्र तथा केंद्रक द्रव्य मुक्त होकर कोशिका द्रव्य में समायोजित हो जाते हैं। केंद्रक द्रव्य में उपस्थित mRNA, tRNA, राइबोप्रोटीन तथा इन्फोर्मोसोम्स कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं।
बाहर की तरफ आ जाते हैं तो ये प्राइमरी ओसाइट है। इसके अंदर गुणसूत्र की संख्या n होती है। इसके अंदर फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है जिससे क्या बनता है, सेकेंडरी ओसाइट बनता है। इसके अंदर जब डिवीजन होता है, विभाजन होता है, फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन होता है, जिससे बनता है एक सेकेंडरी ओसाइट। और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है, ये पोलर बॉडी है। और ये कहलाता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के अंदर प्राइमरी ओसाइट एंड सेकेंडरी ओसाइट दोनों के अंदर गुणसूत्र की संख्या n होती है। ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, जो अगुणित होता है, इसके अंदर द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है जो समसूत्री होता है, जिससे एक ओवम, एक अंडाणु बनता है और द्वितीय पोलर काय बनती है जो विलुप्त हो जाती है। इससे सेकेंड पोलर बॉडी बनती है और एक अंडाणु, इससे क्या बनता है, ओवम बनता है। ये है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट है जिससे बनता है एक ओवम, ये तो है ओवम, इसमें गुणसूत्रों की संख्या n होती है और बनती है एक पोलर बॉडी जो कि क्या होती है, डिसइंटर हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। और जो प्रथम पोलर काय थी, फर्स्ट पोलर बॉडी जो यहाँ पे मिली थी हमको, यहाँ बनी थी, उसके अंदर भी विभाजन होता है जिससे दो पोलर काय बनती है। ये पोलर बॉडी थी यहाँ पे, इसके अंदर भी विभाजन होता है अर्धसूत्री, जिससे दो पोलर बॉडी बनती है जो कि लास्ट में विलुप्त हो जाती है। ये भी वही पोलर बॉडी है जो लास्ट में विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह से ओवम का निर्माण होता है। जो द्वितीय परिपक्व विभाजन होता है वो समसूत्री होता है। प्रथम परिपक्व विभाजन होता है वो अर्धसूत्री होता है। ये वाला होता है, ये विभाजन होता है अर्धसूत्री, जिससे गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका से पुत्र कोशिकाओं में आधी रह जाती है। और यहाँ पे जो सेकंड विभाजन होता है वो होता है समसूत्री, जिससे गुणसूत्रों की संख्या आगे समान बनी रहती है। तो इस तरह से परिपक्व प्रावस्था कंप्लीट होती है।
कोशिका द्रव्य का विभाजन पाया जाता है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पीतक की मात्रा एवं वितरण के आधार पर एग्स के टाइप्स ऑफ एग्स ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।